Hello everyone. This is Nidhi Paglikar, Assistant Professor at Biyani Group of Colleges, and on behalf of Guru KPO, I welcome you all. Today, we are going to understand the difference between agreement and contract. Often it happens that we use both these terms interchangeably, right? मतलब हम क्या करते हैं, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट को, दोनों टर्म्स को हम सिनोनिमसली यूज करते हैं, लेकिन क्या ये दोनों टर्म्स सेम है? नो, ऑब्वियसली नॉट. ओके, सो जब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की बात कर रहे हैं, तब एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों टर्म्स में बहुत डिफरेंस है. तो आइए देखते हैं इनमें क्या डिफरेंस है. एग्रीमेंट की अगर मैं बात करूं तो एग्रीमेंट इज अ प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर. सिंपल टर्म्स में अगर मैं बोलूं तो एग्रीमेंट में क्या यूज हो रहा है? वर्ड एग्री यूज हो रहा है, राइट? तो एग्री का मतलब होता है कि कंसेंट होनी चाहिए. इसका मतलब ये है कि एग्रीमेंट की अगर मैं बात करूं तो एक पार्टी ऑफर दे रही है और दूसरी पार्टी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर रही है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने बी को ऑफर दिया कि आई वॉन्ट टू सेल माई फ्लैट फॉर ₹15 लाख. ओके, मैं बी को ये ऑफर दे रही हूं कि आई विल सेल माई फ्लैट फॉर ₹15 लाख, एंड बी ने क्या करा, मेरा ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया. ठीक है, बी ने ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ? ऑब्वियसली हम दोनों के बीच में क्या हुआ है? एग्रीमेंट हुआ है. तो डेफिनेशन क्या बोल रही है? प्रॉमिस या फिर सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर. कंसिडरेशन का मतलब है समथिंग इन रिटर्न. बी के लिए क्या होगा? मेरा फ्लैट कंसिडरेशन होगा, और मेरे लिए क्या कंसिडरेशन होगा? बी जो मुझे 15 लाख रुपीस पे करेगा उस फ्लैट को परचेज करने के लिए, वो मेरे लिए कंसिडरेशन हुआ. तो सिंपल से सिंपल टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. एक पार्टी का ऑफर होना चाहिए और दूसरी पार्टी का उस ऑफर को एक्सेप्टेंस होना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, जिसे मैं बोलूं कंसेंट होना चाहिए. क्लियर हुआ? तो एग्रीमेंट का मतलब है कि एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. एक पार्टी का ऑफर, दूसरी पार्टी का एक्सेप्टेंस. और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं एग्रीमेंट के? फॉर एग्जाम्पल, मैंने बी को इनवाइट किया है फॉर डिनर. ठीक है, आई इनवाइटेड बी फॉर डिनर, बी एक्सेप्टेड माई प्रपोजल. तो क्या हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ? हाँ, हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ. तो आई गेस आप लोगों को एग्रीमेंट समझ में आ गया कि एग्रीमेंट क्या होता है. अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट की, जिसके ऊपर हमारी पूरी की पूरी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्या कर रही है? बेस करती है. कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं बात करूं तो कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ. क्या बोलता है कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन? कि एक ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ एनफोर्स कर सके. इसका क्या मतलब हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्रीमेंट का होना जरूरी है, राइट? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में आ रहा है एग्रीमेंट. इसका मतलब कि अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो पहले एग्रीमेंट होना जरूरी है. अभी हमने बात करी कि एग्रीमेंट होता क्या है. ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बेसिकली दो एसेंशियल एलिमेंट्स आ गए. एक हो गया हमारा एग्रीमेंट, दूसरा हो गया हमारा लीगल एनफोर्सिबिलिटी. तो हमने एग्रीमेंट तो समझ लिया क्या होता है. क्या होता है एग्रीमेंट? एक पार्टी का ऑफर और दूसरी पार्टी का उस ऑफर के लिए एक्सेप्टेंस. क्या हो जाता है? एग्रीमेंट हो जाता है. लेकिन उस एग्रीमेंट का लीगल एनफोर्सिएबल होना भी बहुत जरूरी, तभी वो क्या बन पाएगा? कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा. तो अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन अराइज होता है कि ये लीगल एनफोर्सिबिलिटी क्या है? लीगल एनफोर्सिबिलिटी का मतलब होता है कि व्हेन लॉ इंपोजेस राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस अपॉन यू. इसका मतलब कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट या ऐसा एग्रीमेंट होना चाहिए जो लॉ एनफोर्स करा सके. अब मैंने एक एग्जांपल दिया था कि I promised B to sell flat for ₹15 lakh, राइट? तो अगर मैं फ्लैट सेल नहीं करती हूँ या फिर B मुझे 15 लाख का कंसिडरेशन देने से मना कर देता है, किसी भी तरीके का ब्रीच या वायलेशन होता है, तो क्या मैं B को स्यू कर सकती हूँ? हाँ, कर सकती हूँ. क्या B मुझे स्यू कर सकता है? हाँ, कर सकता है. समझ में आया? तो क्या होना चाहिए? लीगल एनफोर्सिबिलिटी. मैंने एक दूसरा एग्जाम्पल दिया था कि आई इन्वाइटेड बी फॉर डिनर. ठीक है, मैंने बी को डिनर के लिए ऑफर दिया और बी ने मेरा ये ऑफर, ये प्रपोजल क्या किया? एक्सेप्ट कर लिया. अब अगर सपोज मैं नेक्स्ट डे डिनर देने से, डिनर ऑफर करने से मना कर देती हूँ, या फिर बी मुझे रिफ्यूज कर देता है टू गेट इनटू माय प्लेस फॉर दैट डिनर, तो दोनों ही पार्टी में से अगर कोई भी ब्रीच करता है इस डिनर वाले एग्जाम्पल में, तो क्या वो लीगली एनफोर्सिबल है? क्या मैं उसे जाके कोर्ट में स्यू कर सकती हूँ? नहीं कर सकती. समझ में आया? तो इंपॉर्टेंट है लीगल एनफोर्सिबिलिटी के लिए पार्टीज का इंटेंशन क्या है. पार्टीज का इंटेंशन क्या होना चाहिए? लीगल रिलेशन एस्टैब्लिश करने का. अगर पार्टीज का इंटेंशन है लीगल रिलेशन एस्टैब्लिश करने का, केवल तभी और तभी वो पर्टिकुलर एग्रीमेंट क्या हो पाएगा? लीगली एनफोर्सिबल हो पाएगा. जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस
ये हमें ऑफर करते कि वो सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करेंगे, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, एजुकेशन के लिए काम करेंगे, तो वो हमें क्या देते हैं, ऑफर देते हैं, राइट। वो प्रपोजल देते हैं, हम उसे एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, लेकिन क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बन पाते हैं, नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि वो लीगल एनफोर्सिबल नहीं होते। क्या हम पॉलिटिशियंस को जाके कोर्ट में स्यू करते हैं अगर वो उनकी प्रोमिसेस फुलफिल नहीं करते हैं? तो नहीं करते। इसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्रीमेंट होना तो जरूरी है, लेकिन वो एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए, लीगली एनफोर्सिबल होना चाहिए। मतलब पार्टीज का प्योर इंटेंशन होना चाहिए लीगल रिलेशन के लिए। ऐसा नहीं कि कोई पर्सनल या प्राइवेट रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए आप एग्रीमेंट कर रहे हो, जैसे डिनर हो गया, या पार्टी के लिए इनवाइट कर रहे हो, पार्टी का ऑफर दे रहे हो और सामने वाला पर्सन उसे क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। मैरिज का ऑफर देना और सामने वाले पार्टी का एक्सेप्टेंस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि आप उसके लिए लीगली एनफोर्स उसको नहीं करा सकते हो। तो फ्रेंड्स, इन दोनों टर्म्स को समझने के बाद हम एक कंक्लूजन या इन्फरेंस ये ड्रॉ कर सकते हैं कि एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्रीमेंट का होना जरूरी है, तो हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट तो डेफिनेटली होगा, लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर वो एग्रीमेंट लीगली एनफोर्सिबल हो ही नहीं पाया तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट के लिए पहली स्टेप है एग्रीमेंट का होना, एग्रीमेंट के बाद दूसरी स्टेप आ जाती है लीगल एनफोर्सिबिलिटी की। इसीलिए एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये था बेसिकली एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में जो डिफरेंशिएट होता है, जिसके अंदर हम ऑफन कंफ्यूज हो जाते हैं वो। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या एसेंशियल पॉइंट्स हैं, पैरामीटर्स हैं जो प्रेजेंट होने चाहिए, तभी हम बोल पाएंगे कि वो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। या मैं दूसरी लैंग्वेज में ये भी बोल सकती हूँ कि कब हम बोलेंगे कि वो पर्टिकुलर एग्रीमेंट लीगल एनफोर्सिबल है, लीगली क्या है, एनफोर्सिबल है। या दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि कब पार्टीज का इंटेंशन है लीगल रिलेशन एस्टैब्लिश करने का। तो कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं एक वैलिड होने के लिए, लीगली एनफोर्सिबल होने के लिए, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने डिस्कस किया कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की एसेंशियल्स क्या होते हैं, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एंड जो एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है वो सेक्शन 10 के अंदर प्रिस्क्राइब्ड है। सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इसके सेक्शन 10 के अंदर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स क्या है, प्रिस्क्राइब्ड है। तो आइए बात करते हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स की। सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेजेंस ऑफ टू पार्टीज। इसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए दो पार्टीज का होना बहुत बहुत जरूरी है। क्या मैं खुद से ही कोई कॉन्ट्रैक्ट करूंगी, खुद से ही कोई ऑफर करूंगी और खुद ही उसी को एक्सेप्ट करूंगी? क्या नहीं, है ना। तो दो पार्टीज का होना जरूरी है, एक पार्टी जो ऑफर देगी, एक पार्टी जो कि ऑफरर है, और दूसरी पार्टी जो उस ऑफर को क्या कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है, राइट। तो दो पार्टीज का होना बहुत बहुत जरूरी है। इट इज फर्स्ट एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड एसेंशियल एलिमेंट की बात करते हैं जो कि है प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। प्रपोजल को मैं ऑफर भी बोल सकती हूँ, ठीक है। इसका मतलब दो पार्टीज तो हैं, अब दोनों पार्टीज के बीच में क्या होना चाहिए, प्रपोजल और एक्सेप्टेंस होना चाहिए। एक पार्टी ऑफर करेगी, राइट, और दूसरी पार्टी उस ऑफर को क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए दूसरे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होनी चाहिए, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। जो ऑफर मैं दे रही हूं उसी ऑफर का एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं बात कर रही हूं मेरे फ्लैट को सेल करने की, मेरे पास दो फ्लैट्स हैं, मैंने बात की मेरे एक फ्लैट को सेल करने की, और जो सामने वाली पार्टी है जिसे मैं ये ऑफर दे रही हूं, जो बी है, सपोज आई एम ए and the other party is B and B is giving acceptance of some another property, तो ये नहीं होना चाहिए। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस भी उसी प्रोडक्ट या उसी गुड का होना चाहिए, उसी सब्जेक्ट मैटर का होना चाहिए जिसके लिए ऑफर आप कर रहे हो। तो पहली हो गई एटलीस्ट टू पार्टीज, दो पार्टीज तो मिनिमम होनी चाहिए। दूसरा क्या हो गया, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। तीसरा होना चाहिए इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस। जैसे अभी मैं डिस्कस कर रहा था कि एग्रीमेंट जो है उसके अंदर लीगल एनफोर्सिबिलिटी का होना जरूरी नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के लिए लीगल एनफोर्सिबिलिटी का होना जरूरी है। इसका मतलब कि लीगल एनफोर्सिबिलिटी के लिए पार्टीज का इंटेंशन क्या होना चाहिए कि वो लीगल रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहे हैं। अगर मैं किसी को डिनर के लिए इन्वाइट कर रही हूँ या अगर आप मैरिज का प्रपोजल दे रहे हैं तो ये सब कैसे, क्या आप इसमें लीगल रिलेशन एस्टैब्लिश करना चाहते हैं दूसरी पार्टी के साथ? नहीं, आप
आपका इंटेंशन कैसा है, कोई पर्सनल नेचर का या कोई डोमेस्टिक नेचर का आपको रिलेशन मेंटेन करना है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के लिए एसेंशियल क्या है कि रिलेशन कैसा होना चाहिए, लीगल। अगर लीगल रिलेशन एस्टैब्लिश करने का ऑब्जेक्टिव नहीं है, इंटेंशन नहीं है, तो क्या आप उसे कोर्ट में जाके एनफोर्स करा सकते हैं? नहीं करा सकते। क्लियर हुआ? तो इंटेंशन क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ लॉफुल रिलेशन एस्टैब्लिश करने का इंटेंशन होना चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक या फिर एसेंशियल जो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का, वो है लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन का मतलब ये हुआ, कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न। इफ आई एम गिविंग एन ऑफर टू अनदर पार्टी, डेफिनेटली दैट अनदर पार्टी विल बी ऑफरिंग मी समथिंग। अगर मैं सपोज ये पेन सेल करने का ही ऑफर करती हूँ, बी को मैंने ऑफर किया टू सेल दिस पेन फॉर ₹20, अब बी मुझे क्या करेगा, इसके अगेंस्ट इस पेन को परचेज करने के अगेंस्ट मुझे ₹20 पे करेगा। तो मेरे लिए कंसिडरेशन क्या हो गया, ₹20, एंड बी के लिए कंसिडरेशन क्या हो गया, ये पेन। ठीक है ना? तो ये कैसा होता है, रेसिप्रोकल या म्यूचुअल होता है। एक पार्टी का कंसिडरेशन, एक पार्टी जो पे कर रही है वो दूसरी पार्टी के लिए कंसिडरेशन होता है, और जो दूसरी पार्टी देती है वो ए पार्टी या पहली पार्टी के लिए कंसिडरेशन होता है। ये कैसा म्यूचुअल एंड वाइस वर्सा इफेक्ट या रिलेशन होता है। तो कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। सपोज मैंने ऑफर किया बी को कि आई विल सेल माई फ्लैट टू बी इफ बी मर्डर्स सी। क्या ऑफर किया है मैंने बी को ये बोला कि आई विल सेल माई फ्लैट इफ बी मर्डर्स सी। तो यहाँ पे कंसिडरेशन कैसा हो गया, क्या यहाँ पे लॉफुल कंसिडरेशन है क्या? नहीं। अगर मैं बी को बोल रही हूँ कि उसे किसी का मर्डर करना पड़ेगा तभी मैं अपना फ्लैट सेल करूंगी, तो यहाँ पे मर्डर करना क्या हो गया, इट इज अ क्राइम। तो अगर क्रिमिनल एक्टिविटी या क्रिमिनल एक्ट आप कुछ करने के लिए बोल रहे हो तो वो लॉफुल हुआ क्या? नहीं हुआ। वो कैसा हुआ, अनलॉफुल एक्ट हुआ। तो कंसिडरेशन भी कैसा होना चाहिए, लीगल या फिर लॉफुल कंसिडरेशन होना बहुत बहुत जरूरी है। तो अभी तक हमने 4 इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स डिस्कस करे हैं। आगे बढ़ते हैं फ्री कंसेंट के ऊपर। देखो कंसेंट क्या होती है, कंसेंट का मतलब होता है व्हेन आई एम एग्रीइंग टू समथिंग। ठीक है, जब आप किसी बात के लिए एग्री करते हो या आप आपकी सहमति दे देते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंसेंट बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने ऑफर दिया बी को, बी ने अपनी कंसेंट दे दी, बी ने उसको एग्री कर लिया, तो ये क्या हो गया, कंसेंट हो गया। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, प्रीफिक्स फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का मतलब हुआ कि मैंने सपोज बी के फोरहेड पे पिस्टल रखी है और मैं बोल रही हूं कि ये फ्लैट तुमको 15 लाख में खरीदना ही पड़ेगा, तो क्या यहाँ पे जो बी मुझे कंसेंट देगा वो फ्री होगी क्या? फ्री मतलब फ्री फ्रॉम एवरीथिंग, ही इज गिविंग हिज ओन वॉलेंटरीली कंसेंट, है ना, स्वेच्छा से कंसेंट होनी चाहिए। तो अगर मैं बी के फोरहेड पे पिस्टल रख के उससे कंसेंट ले रही हूं तो क्या वो फ्री कंसेंट होगी? नहीं होगी। वो कैसे दे रहा है, आउट ऑफ कोएर्शन, राइट, आउट ऑफ फोर्सफुली, जबरदस्ती अगर आप किसी से कंसेंट ले रहे हो तो वो फ्री कंसेंट नहीं होती है। लेकिन एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसेंट कैसी होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए। तो फ्री कंसेंट तभी होगी जब उसके अंदर किसी तरीके का कोई प्रेशर, फोर्स या कोएर्शन नहीं हो, जब वो किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आके ली गई हो, जब वो किसी मिस्टेक में नहीं ली गई हो, जब वो किसी मिसरिप्रेजेंटेशन में नहीं ली गई हो। ये जो जितने भी हमारे फ्री कंसेंट के एलिमेंट्स हैं, ये हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी इंपॉर्टेंट ये है कि कंसेंट के बारे में ध्यान रखा जाए कि कंसेंट कैसी होनी चाहिए, फ्री, किसी तरीके का कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, वॉलेंटरीली पार्टी अपनी कंसेंट दे, तभी हम उसे क्या बोलेंगे, फ्री कंसेंट बोलेंगे। आगे बात करते हैं अगले एसेंशियल एलिमेंट की, जो कि है कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी। मतलब जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रही हैं वो केपेबल होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए, वो एलिजिबल होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। मतलब वो केपेबल कब होंगी, 3 कंडीशंस पे वो केपेबल होंगी। ठीक है, पहली कंडीशन है 18 ईयर्स एंड अबव एज, मतलब पार्टी की एज 18 ईयर्स से अबव की होनी चाहिए। अगर वो 18 ईयर्स से बिलो है तो वो क्या हो जाएंगे, माइनर हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या माइनर एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए केपेबल है क्या, एलिजिबल है क्या, नहीं है। तो पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या हो गई, 18 ईयर्स एंड अबव की एज हो गई। दूसरा है साउंड माइंड। साउंड माइंड का मतलब होता है कि दिमागी हालत सही होनी चाहिए, माइंड शुड बी साउंड, इट शुड बी इन गुड कंडीशन। किसी तरीके का कोई डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, वो इनसेन नहीं होना चाहिए, वो ल्यूनेटिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, यू मस्ट बी अ फिट एंड हेल्दी पर्सन, ठीक है, मेंटली, तभी आप क्या हो पाओगे, कॉन्ट्रैक्चुअली केपेबल हो पाओगे। तो पहली कंडीशन हो गई 18 ईयर्स एंड अबव की एज, दूसरी क्या हो गई, साउंडनेस ऑफ माइंड, और तीसरी हो गई
कि आप उन कैटेगरी ऑफ पर्सन्स में नहीं होने चाहिए जो डिस्क्वालीफाइड है लॉ से। लॉ ने कुछ सर्टन कैटेगरी ऑफ पर्सन्स को क्या कर रखा है, डिस्क्वालीफाई कर रखा है। डिस्क्वालीफाई का मतलब होता है कि डिबार कर रखा है, कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते। ऐसे कौन पर्सन्स होंगे, ऐसे पर्सन्स होंगे हमारे इंसॉल्वेंट्स, दिवालिया जिनको हम बोलते हैं, या फिर हमारे क्रिमिनल्स जो होते हैं, या फिर हमारे फॉरेन डिप्लोमेट्स जो होते हैं, एम्बेसी होल्डर्स, ये सब जो होते हैं, इनको लॉ ने क्या कर रखा है, डिबार कर रखा है, सर्टन रेस्ट्रिक्शंस इंपोज कर रखे हैं। तो ऐसे लोग भी क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते हैं। तो 3 कंडीशंस अगर आप फुलफिल कर रहे हो तो आप क्या हो, यू आर एलिजिबल टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट क्या हो गई, यू आर 18 ईयर्स एंड अबव, सेकेंड हो गई साउंडनेस ऑफ माइंड, एंड थर्ड हो गई यू शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ दोज पर्सन्स हु आर बीइंग डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम लॉ। इतना समझ में आया। आगे बात करते हैं सर्टनिटी ऑफ मीनिंग की। सर्टनिटी ऑफ मीनिंग का मतलब होता है कि जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट्स की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो कैसी होनी चाहिए, स्पेसिफिक, सर्टन होनी चाहिए, जो इजीली समझ में आए। कंफ्यूजन, वेग या अनक्लियर टर्म्स एंड कंडीशंस या लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऑफर किया कि आई प्रॉमिस टू सेल माई फ्लैट टू बी आइदर फॉर ₹15 लाख और ₹20 लाख। तो क्या यहाँ पे मैंने कंसिडरेशन फिक्स करा है क्या, नहीं। मैं बोल रहा हूँ या तो 15 लाख या 20 लाख। तो क्या ये मीनिंग सर्टन हुआ क्या, नहीं हुआ। दूसरा एग्जाम्पल, आई प्रॉमिस टू सेल बी सर्टन क्वांटिटी, सपोज 10 टन्स ऑफ ऑयल फॉर ₹20,000 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, पर्टिकुलरली ऑयल सेल करने की बात की, लेकिन क्या मैंने क्वालिटी मेंशन की कि मैं कौन सा ऑयल सेल करने वाली हूं, नहीं। तो जब आपकी जो इंफॉर्मेशन है कॉन्ट्रैक्ट में, या तो वो इनकम्प्लीट है, या फिर वो वेग है, वो अनक्लियर है, क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन है उस लैंग्वेज में, तो वो मीनिंग जब आप प्योरली एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते हो तो वो क्या हो जाता है, अनसर्टन हो जाता है। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। तो योर लैंग्वेज, योर टर्म्स एंड कंडीशंस मस्ट बी क्लियर एंड स्पेसिफिक, and it should be free from any kind of confusion and vagueness। और हमारी लास्ट जो है कंडीशन एसेंशियल्स एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वो है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस मतलब जिस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए, जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हो, इट शुड बी केपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड, इट शुड बी केपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म। आप उसको परफॉर्म कर सको। इम्पॉसिबल एक्ट के लिए अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो मान के चलो कि वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। मैंने बी को प्रॉमिस किया टू सेल माई फ्लैट इफ ही क्लाइम्स ऑन मून, तो मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर बी मून पे गया, अगर बी चांद पे जाता है तो ही मैं मेरा फ्लैट सेल करूंगी। तो क्या ये पॉसिबल एक्ट है, नहीं है। मैं बी को बोलती हूँ कि आई प्रॉमिस टू सेल माई फ्लैट इफ यू ब्रिंग स्टार्स फॉर मी, अगर वो तारे तोड़ के ला रहा है तो मैं उसे क्या करूंगी, अपना फ्लैट सेल करूंगी। तो क्या वो पॉसिबल है परफॉर्मेंस के लिए, ऑब्वियसली नहीं, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए, पॉसिबल ऑफ बीइंग परफॉर्म। तो ये जो थी हमारी वेरी फंडामेंटल, वेरी क्रूशियल एसेंशियल्स थे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जो हमारे सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में प्रिस्क्राइब किए गए हैं। इन कंडीशंस के अलावा जितनी भी हमारी लीगल फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट होनी चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। तो आज हमने डिस्कस किया एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस होता है, और उसके बाद हमने बात की कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए। कब हम बोलेंगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, लीगली एनफोर्सिबल है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या जरूरी है, एग्रीमेंट का होना तो जरूरी है। और एग्रीमेंट कब हो जाएगा आपका, जब आपने ऑफर किया और सामने वाले ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, तो ठीक है, आपके बीच में एक एग्रीमेंट हो गया। लेकिन लीगली अगर वो एनफोर्सिबल बनाना है, लीगली एनफोर्सिबल वो कब होगा, जब ये सारी कंडीशंस क्या होंगी, फुलफिल्ड होंगी। समझ में आया? तो hope you liked this video, hope you understood the difference between agreement and contract and what are the essentials of a valid contract. In the further videos, we'll discuss more about this topic. Till then, thank you so much. Thank you for listening this video, for watching this video, and please do give your valuable comments. Do like this video, share, subscribe, and give your valuable feedback. Thank you.